our third lecture of data structures. Lecture we talked about the list data structure. We talked about the array data structure and then we talked about the list data structure. In that lecture we revised the concept of array, the use of array, the need of array, the implementation of array, and the two types of array, static array and dynamic array, and then we take a look on new data structure, list data structure. हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एरे और एरे के बाद लिस्ट को जब हमने पढ़ा तो हमने एरे और लिस्ट के दरमियान बेसिक डिफरेंस ये बताया था कि एरे जो है हमारे पास एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि रैंडम है, लीनियर नहीं है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। मींस उसमें हम किसी भी टाइम पे किसी भी एरे के इंडेक्स से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, यानी किसी भी तरह की मैनिपुलेशन हम किसी भी अपनी मर्जी के ऑर्डर में, यानी रैंडमली, बेसिकली नॉट ऑर्डर, रैंडमली हम किसी भी तरह से उसके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। लेकिन हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर की जब बात की तो लिस्ट हमेशा एक ऑर्डर्ड डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें एक सीक्वेंस को हमेशा से फॉलो किया जाता है। विदाउट सीक्वेंस ना तो एरे के अंदर वैल्यूज़ इंसर्ट हो सकती हैं, ना ही जो है डिलीट हो सकती हैं, और ना ही जो है किसी एरे के किसी लिस्ट के एलिमेंट तक हम डायरेक्ट पहुंच सकते हैं, बल्कि हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस, एक स्पेसिफिक ऑर्डर को फॉलो करना होता है, तभी हम लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करें, यानी हमने लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हुए अपने कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करना है बेसिकली। लेकिन कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने का एक तरीका तो ये है कि हम एरे के थ्रू डाटा को स्टोर कर लें, यानी एरे बना के कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस लेके हम अपनी वैल्यूज़ पुट करवा लें, ठीक है। लेकिन वो रैंडम एक्सेस थी, उसके अंदर कोई ऑर्डर नहीं था। लेकिन जब हमें अपने डाटा को ऑर्डर में एक सीक्वेंस में स्टोर करना है, जिसमें हम कहें कि फॉर एग्जांपल पहले रोल नंबर 1 की इन्फॉर्मेशन आए, रोल नंबर 2 आए, रोल नंबर 3 आए, या अगर हम रिज़ल्ट फाइंड आउट करें तो रिज़ल्ट में जो हमारे पास अवार्ड लिस्ट है उसमें हाईएस्ट मार्क्स वाला स्टूडेंट सबसे टॉप पर आए, अगर हम उसे देखना चाहते हैं तो फिर उस केस में हमें क्या करना पड़ता है, उस केस में हमें ऐसा डाटा स्ट्रक्चर चाहिए जो हमारे सीक्वेंस को इम्प्लीमेंट कर सके, सीक्वेंस को जो है डाटा के अंदर मेंटेन करवाने में हमारी हेल्प कर सके। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि अब लिस्ट को हम कंप्यूटर के अंदर बनाएं कैसे, यानी लिस्ट की फॉर्म में डाटा स्टोर करना है तो कंप्यूटर के अंदर हम इस डाटा स्ट्रक्चर को कैसे इंप्लीमेंट करें। बेसिकली इस न्यू डाटा स्ट्रक्चर को इंप्लीमेंट करने के लिए हम ऑलरेडी बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर, जैसे कि एरे इज़ अ बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर इन एवरी लैंग्वेज, बेसिकली इन C++, C and Java, it is a built-in data structure, built-in way of organizing data। तो हम एरे को यूज़ करके अपने डाटा को जो है रैंडमली स्टोर कर सकते हैं। लेकिन जब हमने लिस्ट के थ्रू अपने डाटा को स्टोर करना है तो फिर भी हम किसी बिल्ट इन डाटा स्ट्रक्चर को ही यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर हम लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखें तो हमारे पास लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन की दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं, अभी उनकी बात करते हैं। लिस्ट के बारे में वो मैं क्या बता रहे हैं, वी हैव डिज़ाइंड द इंटरफेस फॉर द लिस्ट, वी मस्ट नाउ कंसीडर हाउ टू इम्प्लीमेंट दैट इंटरफेस। यानी कि हमें ये तो पता चल गया कि लिस्ट के अंदर एक ऑर्डर फॉर्म में डाटा स्टोर होता है, उससे इंटरेक्ट करेंगे तो हम एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए डाटा स्टोर करेंगे, ऐड करेंगे, इंसर्ट करेंगे, रिमूव करेंगे, अपडेट करेंगे, फाइंड करेंगे, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए। लेकिन वो करेंगे कैसे, यानी कंप्यूटर में हम उसे लिस्ट को स्टोर कैसे करें, तो उसके लिए बेसिक इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यूजिंग एन एरे, या फिर लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है यूजिंग लिंक्ड मेमोरी। बहरहाल एरे के थ्रू अगर हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फॉर एग्जांपल लिस्ट के इंटीजर्स 2, 6, 8, 7 एंड 1 जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं कि हम एक एरे डिक्लेयर करें और एरे के अंदर जिस सीक्वेंस में हमने डाटा को स्टोर करना है उस सीक्वेंस में हम डाटा को प्लेस करवा दें। अब अगर हम 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवाना चाहते हैं तो हम एरे का साइज़ भी क्या लेंगे, हम 5 साइज़ की एरे डिक्लेयर करेंगे A4 के नाम से, जिसमें 0 से लेके 4 इंडेक्स, यानी 0 से लेके 4 नंबर तक इंडेक्स, यानी टोटल 5 इंडेक्सेस होंगे। और इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को जिस भी सीक्वेंस में जो हमारा ऑर्डर है लिस्ट का उसके अकॉर्डिंग हम स्टोर करवा देते हैं, ठीक है जी। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने कहा था, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि लिस्ट में अपनी, चूँकि हमने कहा है कि एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर को मेंटेन हम कैसे करते हैं, उस ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है एक करंट पॉइंटर के थ्रू, एक करंट मार्कर के थ्रू। करंट आपके पास क्या है, करंट एक बेसिकली एक ऐसा मार्कर है जो हम करंटली जहाँ पे लिस्ट में हम मौजूद हैं उसको, उस
को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हम एक बुक रीड कर रहे हैं और बुक रीड करते हुए हमने उसके लेट्स से 500 में से 200 पेजेस पढ़ लिए और नेक्स्ट हम 201 पेज पढ़ना है, तो हम अपना पॉइंटर 200 एंड 201 के दरमियान में पुट करेंगे सो दैट हम जब उस बुक को खोलें तो हम अपनी डिज़ायर्ड लोकेशन पे ऑर्डर वाइज पहुंच सकें। सिमिलरली लिस्ट के अंदर ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें एक मार्कर चाहिए होता है, एक मार्कअप चाहिए होता है, एक निशानी लगानी होती है हमने कि कहाँ से हम नेक्स्ट इस लिस्ट के अंदर जो है ना मैनिपुलेशन कर सकते हैं, और वो क्या होता है, वो करंट मार्कर होता है। अब लिस्ट के अंदर करंट मार्कर कहीं पर भी हो सकता है, लिस्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग, लिस्ट के यूज़ के अकॉर्डिंग लिस्ट को हम जिस तरह उस पर काम करते जा रहे हैं तो करंट की लोकेशन चेंज होती रहती है। लाइक स्टार्ट पे हम कहते हैं कि हमारे पास अगर 5 एलिमेंट्स की एरे है और उसमें करंट थर्ड पे है, तो अब जो भी हम करंट लिस्ट के अंदर मैनिपुलेशन करेंगे वो करंट के लोकेशन के अकॉर्डिंग होगी, यानी करंट से आगे या पीछे या करंट पर ही जो भी हम मैनिपुलेशन करेंगे होगी। ठीक है जी, देखते हैं इसके बारे में। हम लिस्ट के थ्रू लिस्ट को इम्प्लीमेंट किया है, तो हमने अगर कोई वैल्यू 9 ऐड करनी है तो करंट पोजीशन इस वक्त क्या है, करंट पोजीशन इस वक्त 3 है। 3 वाले इंडेक्स पे करंट मौजूद था, यानी कि 2, 6 और 8 पे करंट आपके पास मौजूद था। अब हमने करंट 9 को ऐड करने के लिए करंट वैल्यू से हमेशा नेक्स्ट वैल्यू ऐड होती है। हमेशा लिस्ट का एक रूल है, न्यू एलिमेंट इज ऑलवेज इंसर्टेड नेक्स्ट टू द करंट। ठीक है, याद रखना है कि हम लिस्ट के अंदर जब भी नई वैल्यू ऐड करते हैं तो वो नई वैल्यू नेक्स्ट टू करंट ही ऐड होती है हमेशा। करंट हमारा चाहे स्टार्ट पे है चाहे दरमियान में है, हमारे पास हमेशा लिस्ट में नई वैल्यू नेक्स्ट टू करंट ही ऐड होगी, सिवाय एक स्पेसिफिक केस के। उस केस को भी हम बात करेंगे, उसके बारे में भी। अभी मैं आपको ये बता रही हूँ कि नई वैल्यू ऐड करनी है तो वो नेक्स्ट टू करंट होगी। लाइक हमारे पास 2, 6, 8 और 7 और 1 की लिस्ट थी, दो करंट हमारे पास 8 पे है, तो 8 और 7 के दरमियान यानी नेक्स्ट टू करंट 9 को ऐड किया जाएगा। वो विल नीड टू, अच्छा अब अगर हमने 8 से नेक्स्ट ऐड करना है, लेकिन 8 से आगे तो हमारे पास दो वैल्यूज़ ऑलरेडी पड़ी हुई हैं। 8 से आगे हमारे पास दो वैल्यूज़ कौन सी थी, 7 और 1 थी। तो अब अगर हमने 8 से नेक्स्ट 9 को ऐड करना है तो फिर हमें 7 और 1 को नेक्स्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। राइट शिफ्ट करने के लिए हम उसको उससे एक एक इंडेक्स आगे ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल वो कोई भी आई इंडेक्स पे आए तो कोई वैल्यू, तो हम उसे i+1 इंडेक्स पे शिफ्ट कर देंगे सो दैट नई वैल्यू के लिए जगह बन जाए। नए एलिमेंट के लिए जब जगह बन जाएगी तो हम वहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देंगे, और साथ ही साथ हमारा करंट मार्कर भी मूव करेगा उस नई एलिमेंट, उस नए वैल्यू के ऊपर, क्योंकि वो नई वैल्यू वो लोकेशन हो जाएगी जहाँ पे अभी अभी हमने लिस्ट को यूज़ किया है, और करंट हमेशा वहीं पर होता है जहाँ हम करंट एक्टिविटी लिस्ट के अंदर परफॉर्म की जा रही है। तो करंट एक्टिविटी 9 वैल्यू को इंसर्ट करने वाली थी, इसलिए करंट का मार्कर भी कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 9 यानी इंडेक्स 3 से इंडेक्स 4 पे वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, देखें जी किस तरह से। अभी हमारे पास लिस्ट का साइज़ भी इस वक्त 5 है और करंट भी 3 है, लेकिन जैसे ही इसके अंदर हम 9 ऐड करते हैं तो 9 ऐड करते ही लिस्ट का साइज़ भी 6 हो जाता है और करंट भी आपके पास नेक्स्ट मूव हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमेशा हमारे पास करंट वहाँ पर होता है जहाँ पे हम करंटली काम कर रहे हैं। अभी अभी हमने नया एलिमेंट पुट किया, नया एलिमेंट पुट करने वाली जगह ही हमारे पास करंट लोकेशन है। दैट इज़ वाई करंट जो है इस नई लोकेशन पे यानी कि अब 3 की बजाय 4 पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, समझ आ गई लिस्ट में क्या कहाँ पे वैल्यू ऐड करनी है। लिस्ट में वैल्यू हमेशा नेक्स्ट टू करंट ऐड होती है, और करंट से आगे ऐड करने के लिए अगर करंट से आगे ऑलरेडी वैल्यूज़ मौजूद हैं, यानी करंट लिस्ट के लास्ट पे नहीं है, करंट में ऑलरेडी वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो फिर क्या होगा जी, हम अपने लिस्ट के वैल्यूज़ को आगे मूव करेंगे ताकि नई वैल्यू के लिए जगह बन सके। लेकिन यही अगर सपोज़ करें लिस्ट का मार्कर अगर लास्ट पे होता है यानी 6 पे होता तो हम नई वैल्यू को इजीली जो है 5 पे होता है, यानी कि जो एक्चुअल लिस्ट थी उसमें तो हमारे पास 5 तक ना लोकेशंस। तो अगर आपके पास करंट का मार्कर 5 पे होता तो हम नेक्स्ट ऐड करने के लिए, करंट का मार्कर 5 पे यानी लास्ट वाले एलिमेंट पे होता तो नेक्स्ट ऐड करने के लिए हमें कोई भी वैल्यूज़ को फॉरवर्ड मूव ना करना पड़ता। लेकिन इस केस में चूँकि हम बिटवीन द लिस्ट एलिमेंट्स इनसाइड दरमियान में कहीं पे हम ऐड करें, इसलिए हमें करंट से नेक्स्ट ऐड करने के लिए करंट से पहले जो आगे एलिमेंट्स हैं उन्हें आगे आगे मूव करना पड़ेगा, और साथ ही साथ करंट का मार्कर भी मूव करेगा। ठीक है जी, ये है कि हमने लिस्ट के अंदर वैल्यू को हमने अगर नेक्स्ट मूव करना है। नेक्स्ट मूव करने का क्या मतलब है कि करंट अभी जहाँ पर है उसको उससे आगे ले जाना, यानी लिस्ट में मूवमेंट करते हुए हम आगे पीछे
पीछे मूव कर सकते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि करंट मार्कर को मूव कराने वाले जो ऑपरेशंस थे उसमें हमने देखा था बैक, नेक्स्ट, बैक, और जो है हमारे पास स्टार्ट और एंड, जो है हमारे पास कुछ फंक्शंस थे जिनकी मदद से हम क्या कर सकते थे, करंट के मार्कर को आगे या पीछे मूव करवा सकते थे। ठीक है जी। तो अगर नेक्स्ट मूव कराना है तो उसके लिए भी हम एक सिंगल स्टेप परफॉर्म करेंगे। उस सिंगल स्टेप के अंदर क्या होगा, करंट जो है हाँ जी, स्टार्ट, बैक, टेल और नेक्स्ट के हमारे पास फंक्शंस थे। तो अगर हम स्टार्ट, टेल, नेक्स्ट या बैक करना चाहते हैं, नेक्स्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली करंट जहाँ पर भी होगा, करंट 4 पे है तो करंट के करंट बेसिकली करंट यहाँ पे इस वक्त एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक इंडेक्स का नंबर स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो हम उस इंडेक्स नंबर के अंदर जस्ट +1 करेंगे तो हमारे पास करंट क्या हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। यानी हमारे पास ऑलरेडी करंट के अंदर जो भी स्टोर है वैल्यू, हम करंट असाइंस टू करंट +1 करते हैं तो करंट जो है अपने से आगे मूव कर जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल है जो कि एक नंबर को स्टोर कर रहा है। अच्छा, अब हमारे पास करंट पॉइंटर की पोजीशनिंग के लिहाज से कुछ स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस कौन से हैं कि करंट हमारे पास एरे के लास्ट सेल के बाद तो नहीं चला गया, या फिर एरे के फर्स्ट सेल से पहले तो नहीं है। देखें, यानी एरे लिस्ट जहाँ पे ख़त्म हो रही है उससे आगे अगर करंट है, या फिर जहाँ से शुरू हो रही है उससे पीछे अगर करंट है, तो ये दोनों की दोनों हमारे पास प्रॉपर। ठीक है जी। तो हमें इन पोजीशंस पे के बारे में नोटिस लेना है। हमें जब प्रोग्राम डिज़ाइन करना है अपना लिस्ट का, तो हमने ये बात नोटिस में रखनी है कि एरे की जो बाउंड्री है उससे उस बाउंड्री से की जो लोअर अपर लिमिट है उसको करंट जो है वो क्रॉस ना करे, ना तो लोअर लिमिट से नीचे जाए और ना ही अपर लिमिट से ऊपर जाए। इसको हमने माइंड में रखना होता है। ठीक है जी। हमने देखा लिस्ट में कैसे वैल्यू ऐड करते हैं जब हमने एरे के थ्रू से इंप्लीमेंट किया हुआ, और नेक्स्ट कैसे मूव करते हैं। बैक मूव करने के लिए हम नेक्स्ट मूव करने के लिए अगर हम करंट में 1 ऐड करते हैं तो बैक मूव करने के लिए हम करंट में -1 कर देंगे। ठीक है जी। अब लिस्ट में अच्छा, हमने नेक्स्ट और बैक की तो बात कर ली। अगर नेक्स्ट आना है तो करंट में 1, करंट के इंडेक्स में 1 ऐड कर दें। अगर बैक आना है तो करंट के इंडेक्स में से 1 माइनस कर दें। लेकिन अगर हमने स्टार्ट पे जाना है लिस्ट के, तो हम करंट को लिस्ट का स्टार्टिंग इंडेक्स साइन कर देते हैं। यानी लिस्ट अगर 0 इंडेक्स से स्टार्ट हो रही है तो करंट को हम 0 साइन कर देंगे। और अगर हमने लिस्ट के लास्ट पे जाना है तो हम करंट को साइज में -1 वैल्यू साइन कर देंगे। साइज -1 वैल्यू, क्योंकि साइज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ लेता है आपके लिस्ट की, और वो और इंडेक्स नंबर जो होता है वो लिस्ट के एलिमेंट वो हमेशा उससे कम होता है। इसलिए आपके पास लिस्ट के अंदर जो है क्या होगा जी, अगर हमने लास्ट पे मूव कराना है करंट को तो हम साइज -1 उसे असाइन कर देंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं हम एलिमेंट। अब रिमूव करना हो लिस्ट में से तो याद रखिएगा, हमेशा 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 करंट मार्कर जहाँ पर होता है वैल्यू वहीं से रिमूव होती है। तो अगर हमने जिस वैल्यू को रिमूव करना है, हमें अपने फर्स्ट ऑफ ऑल करंट मार्कर को वहाँ पे मूव करवाना होता है। लेट्स से हमने रिमूव करना था 7 वाली वैल्यू को, और करंट हमारे पास पहले कहाँ पे था, 4 पे था, इसलिए हमने करंट को नेक्स्ट मूव किया। अब करंट 5 पे आ गया है। अब रिमूव करने से आपके पास 5 इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू यानी 7 ही डिलीट होगी, 9 या 8 डिलीट नहीं होगा, क्योंकि जब 9 ऐड हुआ तो करंट 3 से 4 आगे चला गया था ऑटोमेटिकली। लेकिन जब हमने 7 को रिमूव करना था तो हमें करंट को और आगे मूव करना पड़ा, क्योंकि याद रखें याद रखें याद रखें कि हमने जब भी लिस्ट में नई वैल्यू ऐड करनी होती है तो वो नेक्स्ट टू करंट होती है, लेकिन जब हमने कोई वैल्यू रिमूव करनी होती है तो हमेशा करंट वैल्यू ही रिमूव होती है। ठीक है, इसलिए हमें हमारे करंट मार्कर को उस जगह पे लेकर जाना होता है जहाँ से हमने वैल्यू रिमूव करनी है, चाहे हमें उसके लिए नेक्स्ट परफॉर्म करना पड़े, बैक ऑपरेशन लगाना पड़े, 3 दफ़ा नेक्स्ट लगाना पड़े, 4 दफ़ा बैक करना पड़े, जो भी हमें करना पड़े, हमें डिज़ायर्ड लोकेशन पे करंट को लेके जाना होता है डिज़ायर्ड एलिमेंट पे, और फिर वो जो है रिमूव करता है। अब जैसे ही लिस्ट का एलिमेंट एक रिमूव होता है, इन बिटवीन एलिमेंट्स अगर हम लिस्ट की एक वैल्यू को रिमूव करते हैं तो उससे क्या होगा कि लिस्ट की जो बाकी वैल्यूज़ जो हैं वो अपने से प्रीवियस इंडेक्स पे आती जाएंगी, क्योंकि अगर एक स्पेस खाली होगी, एरे का इंडेक्स एक खाली होगा, तो उसको फिल करने के लिए वैल्यूज़ को पीछे आना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास जैसे ही हमने 5 लोकेशन पे पड़े हुए 7 को रिमूव किया तो हमें अब 6 पे पड़ी हुई वैल्यू को पीछे से शिफ्ट करवाना पड़ेगा, और साथ
साथ ही साथ हमें अपने साइज़ को भी डिक्रीज़ करना पड़ेगा। लेकिन क्या करंट चेंज होगा? नहीं, करंट चेंज नहीं होगा। करंट इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि अभी भी करंटली किस लोकेशन पे एक्टिविटी परफॉर्म हुई है, 1 जो है 6 इंडेक्स से मूव करके 5 इंडेक्स पे है, तो अभी करंटली हमारा कंट्रोल लिस्ट में कहाँ पर है? 5 पे है, इसलिए करंट चेंज नहीं होगा। सो जी, लिस्ट में वैल्यू ऐड करते हुए करंट आगे मूव करता है नई वैल्यू पे, लेकिन रिमूव करते हुए करंट अपनी जगह पे ही रहता है। जिस वैल्यू को उसने रिमूव किया है वहीं पे वो रहता है, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो रिमूव करने से जो जगह खाली होती है उसे फिल करने के लिए नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ जो है वो अपनी से प्रीवियस लोकेशन पे मूव कर जाती हैं। ठीक है जी, ये है कि हमने लिस्ट के अंदर से वैल्यू को कैसे रिमूव करना है जब हमने उसे we will fill the blank spots by left by removal of 7 by shifting the values to the right of the position 5 over to the left once. अब इम्प्लीमेंटिंग लिस्ट में हम नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन इसकी फाइंड की देखते हैं कि अगर हमने एरे लिस्ट में से कोई वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम कैसे फाइंड आउट करें। इसके लिए बेसिकली हमें पूरी की पूरी एरे को तब तक ट्रेवर्स करना पड़ेगा जब तक कि हमें वो एक्स वैल्यू मिल ना जाए जिसे हम फाइंड आउट करें। फॉर एग्जाम्पल वी हैव टू फाइंड 6 इन द एरे। ठीक है, तो हम बारी बारी लिस्ट के एलिमेंट्स को उस फाउंड होने वाली वैल्यू एलिमेंट के साथ मैच करेंगे। हम देखेंगे लिस्ट के जो है एरे लिस्ट के इंडेक्स 0 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है, क्या वो x है, 1 पे क्या x है, 2 पे x है, 3 पे x है। हम हर इंडेक्स की वैल्यू को उस जो है इनपुट के साथ उस फाइंड करने वाले एलिमेंट के साथ हम कंपेयर करेंगे। जहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन करेक्ट हो जाता है वहीं पे हमारे पास हमें लिस्ट का वो एलिमेंट मिल जाएगा और हमारी जो सर्चिंग कंप्लीट हो जाएगी। जैसे कि हम देख रहे हैं इंट फाइंड इंट एक्स हमारे पास एक फंक्शन है फाइंड के नाम से, जो कि रिटर्न जिसकी रिटर्न टाइप है इंटीजर, यानी वो कुछ रिटर्न करेगा और साथ साथ वो एक पैरामीटर ले रहा है इंट एक्स। एक्स ये वो वाला पैरामीटर ले रहा है जिसको उसने फाइंड आउट करना है लिस्ट के अंदर, जिस वैल्यू को उसने फाइंड आउट करना है। फिर वो जे के नाम से एक इंटीजर वेरिएबल बनाता है, डिक्लेयर करता है, और वो किस लिए, वो एक काउंटर वेरिएबल के तौर पर बनाता है। वो अब लूप चलाता है जे इज इक्वल टू 1 से लेकर लेस दैन साइज तक, यानी आपके पास एरे के जो है सारे एलिमेंट्स को बारी बारी सर्च किया जाता है। अच्छा जी, यहाँ 1 से स्टार्ट हुआ है, जे 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, और जे लेस दैन साइज़ +1 उन्होंने किया है कि साइज़ जो भी है उससे एक यानी एंड तक जाना है, यानी ये वो वाली एरे ले रहे हैं जिसके अंदर 0 को इग्नोर करके साइज़ तक के एलिमेंट्स को साइज़ तक का जो है ना एरे इंडेक्सेस यूज़ किए गए हैं। बहरहाल यहाँ पे जे 0 से शुरू होकर लेस दैन साइज़ तक भी जा सकता है, लेकिन यहाँ पे चूँकि 1 से शुरू हुआ है इसलिए जे लेस दैन साइज़ +1 तक जाएगा। जे में इंक्रीमेंट करते जाएंगे और हर आइट्रेशन पे हर एरे जे को यानी 1 से लेके साइज़ +1 तक साइज़ तक सॉरी जे लेस दैन साइज़ तक जो है ना कंपेयर किया जाएगा। अगर 0 शुरू करते हैं तो जे आपके पास लेस दैन साइज़ होगा, लेस दैन साइज़ होगा, लेकिन अगर 1 से शुरू करते हैं तो लेस दैन साइज़ +1 होगा। ठीक है, तो अगर हम हर एरे इंडेक्स की वैल्यू को ए जे को हम कंपेयर करते हैं एक्स के साथ, अगर वो इक्वल है एक्स के तो हम वहाँ पे स्टॉप करते हैं अपनी सर्चिंग, नहीं तो हम कंटिन्यू रखते हैं। बाहर आके अगर हम देखते हैं कि अगर जे जो है वो साइज़ से पीछे पीछे था, यानी जे आपका एंड पे नहीं पहुँचा, तो करंट जो है वो जे होगा। करंट यानी जो लोकेशन अभी अभी हमने फाइंड आउट की है करंट वहाँ पे पहुँच जाएगा। ठीक है, यानी कि हम सर्च करते करते हम जिस भी इंडेक्स पे पहुँचे, फॉर एग्जांपल हम 1 को सर्च कर रहे थे, सर्च करते करते हम 1 2 3 4 5 6 या 5 वाले इंडेक्स पे पहुँच गए हैं, तो आपके पास जो करंट है वो भी क्या हो जाएगा, वही इंडेक्स हो जाएगा जहाँ पे अभी अभी हमारी एलिमेंट सर्च हुआ है, फाइंड हुआ है। ठीक है जी, तो फाइंड कैसे करना है, फाइंड करने के लिए हमने फाइंड करने वाले एलिमेंट को लिस्ट के तमाम एलिमेंट्स के साथ बारी बारी कंपेयर करना है, और जो एक और इम्पॉर्टेंट काम करना है कि जैसे ही हमारा कंपैरिजन ट्रू हो जाता है, यानी वो वैल्यू हमें मिल जाती है जिसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो फिर साथ ही क्या किया जाता है, जब हमें हमारी फाइंड करने वाली वैल्यू मिल गई है तो साथ ही उसको जो है जहाँ पे हमारी सर्चिंग कंप्लीट हुई है, इस वक्त जहाँ पे भी लिस्ट के अंदर हमारा कंट्रोल होगा करंट को, वही एरे का इंडेक्स जे असाइन कर दिया जाएगा, क्योंकि लूप कहीं पे भी ब्रेक कर सकता है। लूप फॉर एग्जांपल हम 2 को फाइंड आउट कर रहे हैं तो लूप स्टार्ट में भी ब्रेक कर सकता है। अगर हम 8 को फाइंड आउट कर रहे हैं तो लूप जो है दरमियान में भी ब्रेक कर सकता है। अगर हम 1 को फाइंड कर रहे हैं तो लूप एंड पे भी जाके ब्रेक कर सकता है। जहाँ पे भी ब्रेक करेगा उस वक्त जे के इंडेक्स जे के अंदर जिस भी इंडेक्स की वैल्यू स्टोर होगी, अगर तो वो साइज से नीचे नीचे है तो
करंट को हम वो असाइन कर देंगे, यानी फाइंड करने से आपकी वैल्यू मिलने पे करंट वहाँ पे मूव कर जाता है जहाँ पे अभी भी वैल्यू मिली है, वही वाली बात जहाँ पे करंट एक्शन हो रहा है वहाँ पे करंट मार्कर पहुँच जाता है। ठीक है, आपके पास है लिस्ट के और ऑपरेशंस को देखते हैं। अभी तक हमने ऐड, रिमूव और फाइंड को देखा। ठीक है, अगर हम इसके अदर ऑपरेशंस को देखते हैं तो अदर ऑपरेशंस में इसका आता है जी गेट का ऑपरेशन। गेट का ऑपरेशन आपके पास करंट मार्कर जिस भी लोकेशन पर है उसकी वैल्यू लेकर आता है। तो अगर हम ए को करंट का इंडेक्स पास करें तो ये रिटर्न करें ए ऑफ करंट, तो ये क्या करेगा, करंट इंडेक्स पे पड़ी हुई वैल्यू को हमें शो करवा देगा। इसी तरह अपडेट एक्स की बात करें तो अपडेट एक्स का फंक्शन क्या करेगा, अपडेट एक्स का फंक्शन जिस भी हम इंडेक्स की वैल्यू, जिस भी वैल्यू को हम उसे पास करेंगे वो उसको करंट को असाइन कर देगा, क्योंकि अपडेट भी कौन हो सकता है, गेट कौन हो सकता है, करंट इंडेक्स। अपडेट कौन हो सकता है, वो भी करंट इंडेक्स ही हो सकता है। तो हम ए ऑफ करंट को एक्स असाइन कर देंगे। लेंथ का फंक्शन साइज रिटर्न करता है लिस्ट का। बैक का फंक्शन जो है वो करंट में 1 डिक्रीमेंट करता है। स्टार्ट का फंक्शन करंट को 1 पे 1 से असाइन करता है, इनिशियलाइज करता है अगर हमने एरे को 1 से स्टार्ट किया हुआ है, 0 को इग्नोर किया हुआ है तो। और एंड का फंक्शन करंट को साइज की वैल्यू असाइन करता है, जो ये बताता है कि लिस्ट के अंदर टोटल कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल कितने एलिमेंट्स हैं। ठीक है जी, ये लिस्ट के कुछ ऑपरेशंस हैं जो कि सिंगल स्टेप हैं, वन स्टेप ऑपरेशंस हैं सारे के सारे। अच्छा, अब हमने अभी अभी बात किया है कि लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर, ऑर्डर डाटा स्ट्रक्चर है, उसके ऑर्डर को मेंटेन करते हुए हम एरे की हेल्प से उसको कैसे जो है अपने कंप्यूटर के अंदर बना सकते हैं, लिस्ट को कैसे उसमें डाटा स्टोर कर सकते हैं। हमने देखा कि लिस्ट एरे लिस्ट के अंदर हम वैल्यू को इंसर्ट कैसे करते हैं। इंसर्ट करने पे हमें वैल्यूज़ को फॉरवर्ड मूव करना होता है, करंट को फॉरवर्ड मूव करना होता है। फिर हम लिस्ट में से वैल्यू को रिमूव कैसे करते हैं। रिमूव करने के लिए हमें करंट को स्पेसिफिक लोकेशन पे फॉरवर्ड या बैकवर्ड करके नेक्स्ट या फिर बैक करके उस स्पेसिफिक लोकेशन पे पहुंचना होता है। और फिर हम उस स्पेसिफिक लोकेशन पे पड़ी हुई वैल्यू को क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं, यानी कि हम जहाँ पे भी बेसिकली हम जहाँ पे हमारा करंट मौजूद होता है वो करंट वैल्यू रिमूव होती है। वो रिमूव होती है तो अगर करंट दरमियान में कहीं है तो करंट से आगे वाली वैल्यूज़ अपने से पीछे आ जाती हैं, लेकिन करंट वहीं पे रहता है जहाँ पे वो होता है। इसी तरह अगर हमने फाइंड करना हो तो फाइंड करने के लिए भी एरे की सारी वैल्यूज़ को मैच किया जाता है, जहाँ पे सर्चिंग कंप्लीट होती है वही करंट मार्कर बनता है। ठीक है, और अगर हम बाकी लिस्ट के ऑपरेशंस को देखें एरे लिस्ट के साथ, तो वो सारे के सारे सिंगल स्टेप ऑपरेशन हैं जिसमें एक स्टेटमेंट के थ्रू हमारे पास सारे काम हो रहे हैं। जैसे हमने गेट करना है, अपडेट करना है, बैक फॉरवर्ड मूव करना है, या फिर हमने स्टार्ट एंड करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब ज़रा लिस्ट इसमें हम एरे लिस्ट के एनालिसिस में ये जानेंगे कि एरे लिस्ट किस हद तक हमारे लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में परफेक्ट है और इसके क्या हमें हमारे पास प्रॉज एंड कॉन्स हैं। देखा जाए तो एरे की हेल्प से हम लिस्ट को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। उसमें करंट का मार्कर हमारी लिस्ट के ऑर्डर को मेंटेन करने में हमारी हेल्प करता है, लेकिन एक चीज़ जो लिस्ट के साथ है वो इसके कुछ ऑपरेशंस ऐसे हैं जो कि सिंगल स्टेप नहीं है, बल्कि वो वेरिएबल टाइम ले रहे हैं, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट टाइम ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी भी एलिमेंट को लिस्ट के अंदर ऐड करना है तो हमें उसकी जगह बनाने के लिए बाकी एलिमेंट्स को फॉरवर्ड मूव करना पड़ता है। ठीक है, और यही ऐड का फंक्शन अभी तो हमें इतना मुश्किल नहीं लगा। हमें 2 एलिमेंट्स को आगे हमने मूव किया और नए एलिमेंट 9 की जगह बन गई, 7 और 1 को मूव किया और 9 के लिए जगह बन गई, ये बहुत हमें इसी काम लगा। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास लिस्ट का साइज़ कितना था, जस्ट 5। यही अगर हमारे पास लिस्ट का साइज़ 5000 हो तो उस 5000 के अंदर हमें किसी भी एक वैल्यू को, फॉर एग्जांपल हमने 2500 पे एक नई वैल्यू इंडेक्स पे नई वैल्यू इंसर्ट करनी है तो हमें 2500 वैल्यूज़ को नेक्स्ट फॉर्म मूव करना पड़ेगा। ये इसके पास ये हमारे पास इसका डिसएडवांटेज। चलिए हम इसे शॉर्ट करते हैं। लेट्स से अगर हमारे पास 10 साइज़ की लिस्ट है तो 10 साइज़ की लिस्ट में अगर हमें अपना जो नई वैल्यू है वो बिल्कुल स्टार्ट पे ऐड करनी है तो उसका वर्स्ट केस होगा ये लिस्ट में वैल्यू ऐड करने का कि स्टार्ट पे ऐड करने के लिए 10 के 10 एलिमेंट को लिस्ट के हमें आगे मूव करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर हमने लेकिन अगर हमने सिमिलरली नॉट सिमिलरली लेकिन अगर हमने दरमियान में ऐड करना है कहीं लिस्ट के तो फिर उसके लिए हमें सारे एलिमेंट्स को नहीं आगे मूव करना पड़ेगा। 50-50 आप कह लें जी, एवरेज टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन बेस्ट केस ये है कि हम लिस्ट के लास्ट में वैल्यू ऐड करें, यानी करंट आपका लास्ट लोकेशन पे हो तो नेक्स्ट टू करंट वैल्यू ऐड हो जाएगी। वर्स्ट केस में हमने स्टार्ट पे ऐड करना है तो सबको आगे मूव करना पड़ेगा, और एवरेज केस में हम दरमियान में कहीं वैल्यू को ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी, ये आपके पास है एरे लिस्ट में ऐड के फंक्शन का एनालिसिस, जो कि हमें यूनिट टाइम ऑपरेशन नहीं लग रहा बल्कि वो वेरिएबल टाइम ले रहा है। इसी तरह अगर हम एरे
भी हमारे पास वैल्यू को जब हम रिमूव करते हैं तो बाकी वैल्यूज़ को हमें फॉरवर्ड नहीं बल्कि बैकवर्ड मूव करना पड़ता है, लेकिन मूव तो करना पड़ता है। और इसका वर्स्ट केस तब है जब हम पहली वैल्यू रिमूव करें तो बाकी सारी वैल्यूज़ को पीछे आना पड़ेगा। और इसका एवरेज केस है कि हम कहीं दरमियान से करते हैं। इसका बेस्ट केस ये है कि हम आखिरी वैल्यू को रिमूव करें तो हमारे पास प्रॉपर ये काम करेगा। तो ऐड और रिमूव दोनों का सेम है कि वर्स्ट केस इनका तब है जब हमने आखिर से जब हमने स्टार्ट में वैल्यू ऐड करनी है, स्टार्ट से रिमूव करनी है। और इसका एवरेज केस ये हमने दरमियान में ऐड या दरमियान में मूव करना है। और इसका बेस्ट केस ये है कि हमने लास्ट पे वैल्यू ऐड करनी है या लास्ट से वैल्यू हमने रिमूव करनी है, क्योंकि लिस्ट के अंदर वैल्यूज़ को ऐड करते हुए ऑर्डर को मेंटेन ऐड रिमूव करते हुए या मैनिपुलेट करते हुए हमें लिस्ट के ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं उनके ऑर्डर को एडिशन या रिमूवल के बाद दोबारा से सेट करना पड़ता है। ठीक है जी। तो ये एक एक्स्ट्रा इसका आप कह लें जी ओवरहेड है इसका लिस्ट का, जब हम उसे एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इस तरह अगर हम फाइंड के फंक्शन को देखें तो फाइंड का फंक्शन भी तब वर्स्ट केस में काम करता है जब हम जो एलिमेंट फाइंड कर रहे हैं, लाइक हम 1 को फाइंड कर रहे हैं और वो लिस्ट के बिल्कुल लास्ट में पड़ा हुआ है, तो तब हमारे पास ये सबसे वर्स्ट केस बन जाता है एरे लिस्ट का। ठीक है। और एवरेज केसेस का वही है कि हम दरमियान से फाइंड करें। और बेस्ट केसेस का ये कि फर्स्ट एलिमेंट ही हमारा एरे का एलिमेंट हो और हमें वो मिल जाए। ठीक है। और इसके बाकी ऑपरेशंस जो हैं वो वन स्टेप ऑपरेशंस हैं, यानी वो आपके पास वर्स्ट या बेस्ट केस या एवरेज केस के थ्रू काम नहीं करते। एक ही सिंगल स्टेटमेंट है, वो हमेशा वैसे ही चलनी है। अच्छा, एरे लिस्ट का एनालिसिस कि अगर हम यूज़ कर रहे हैं एरे लिस्ट तो उसमें हमारे पास जो मेमोरी है जो एलोकेट हुई है लिस्ट को एरे के साथ वो कंसेक्टिव है। कंसेक्टिव मेमोरी के साथ क्या इशू है कि अगर हमें एक लिस्ट बनानी है 100 साइज़ की तो हमारे पास और हमने उसे एरे के थ्रू इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे पास रैम के अंदर 100 जो है मेमोरी लोकेशंस फ्रीली अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन अगर 100 कंसेक्टिवली फ्रीली अवेलेबल नहीं है, फ्री तो है लेकिन और अगर 100 फ्री तो हैं लेकिन कंसेक्टिव नहीं है, यानी 50 कहीं पर है, 10 कहीं पे है, 20 कहीं पे है, फिर 13 कहीं पे है, फिर 5 कहीं पे है, हमारे पास बिखरी मेमोरी की लोकेशंस हैं, टोटल मिला के 100 बनती है लेकिन कंसेक्टिव नहीं है, तो हम कभी भी उसको एरे के थ्रू वहाँ पे हम अपनी लिस्ट नहीं बना सकते, क्योंकि एरे ने तो सारी वैल्यूज़ के लिए कंसेक्टिव मेमोरी एलोकेट करवानी है। साथ ही साथ आपके पास एरे के अंदर लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को एरे क्या स्टोर कर पाएगी नहीं, उसकी स्पेस इनफ नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हमने स्टार्ट पे लिस्ट का साइज़ हमें लगा हम 100 साइज़ रख लें, उसमें हमारे पास 100 वैल्यूज़ ही आएंगी, लेकिन लेटर ऑन हमें लगता है कि नहीं, हमें 100 नहीं बल्कि 200 वैल्यूज़ एंटर करनी है। तो अगर तो हम स्टैटिक एरे यूज़ करें लिस्ट को बनाने के लिए तो वो सिर्फ 100 वैल्यूज़ को स्टोर कर पाएगी। नेक्स्ट 100 को स्टोर करने के लिए हमें नए सिरे से एरे और नए सिरे से लिस्ट बनानी पड़ेगी, यानी दोबारा लिस्ट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर हम डायनामिक एरे यूज़ कर लें तो कुछ हद तक हम लिस्ट के साइज़ वाले प्रॉब्लम को अवॉइड कर सकते हैं, बट स्टिल हमें वो रन टाइम पे कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस उतनी ही चाहिए होंगी जितनी हम अपने एरे लिस्ट को एक्सटेंशन देना चाहते हैं। और साथ ही साथ अगर हम ऐसा नहीं करते, हम सेफ साइड के लिए अपनी स्टैटिक एरे के अंदर ज़्यादा मेमोरी लोकेशंस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, लाइक अभी हमने 100 वैल्यू स्टोर करनी है लेकिन हम 200 साइज़ की एरे बना लेते हैं ताकि इन फ्यूचर अगर हमने इसे इन्हांस करना हो तो ईजिली हमें मेमोरी दोबारा कंसेक्टिव ना ढूंढनी पड़े और यहीं पे हम अपने डाटा को स्टोर कर लें। लेकिन ऐसा करना जो है हमारे पास ऐसा करने से क्या होगा, अगर उस एरे लिस्ट के अंदर आती ही 100 वैल्यूज़ हैं, कभी 200 पूरी आती ही नहीं, तो 100 की मेमोरी उसकी हमेशा वेस्ट रहेगी, ऑक्यूपाई भी रहेगी रैम से और उसके अंदर कुछ रखा भी नहीं हुआ। ठीक है जी। और हमेशा एरे लिस्ट के अंदर हमेशा पहला एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड होता है, और कनेक्टेड किस तरह से होता है, उनके इंडेक्स नंबर के लिहाज से। फॉर एग्जांपल फर्स्ट एरे का एलिमेंट अगर इंडेक्स 1 पे है तो दूसरा इंडेक्स 2 पे है। ठीक है। और थर्ड एलिमेंट इंडेक्स 3 पे ही मिलना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट इंडेक्स 4 पे ही मिलना चाहिए। उसके अंदर हमारे पास हमेशा नेक्स्ट एलिमेंट ही नेक्स्ट हर एलिमेंट से का अगला एलिमेंट उससे नेक्स्ट इंडेक्स पर ही हमें रखना। एंड नाउ द फर्स्ट एलिमेंट मस्ट एक्सप्लिसिटली टेल अस वेयर टू लुक फॉर द सेकंड एलिमेंट, और इसे हमें फर्स्ट एलिमेंट बताएगा कि नेक्स्ट एलिमेंट हमारे होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेकंड एलिमेंट। अच्छा, लेकिन अगर हम
लिंक मेमोरी की यूज़ करें, लिंक मेमोरी यूज़ करें एरे के बजाय, हम मेमोरी जो है कंसेक्टिव मेमोरी के बजाय हम लिंक्ड मेमोरी यूज़ करें। अच्छा, हमारे पास कंसेक्टिव मेमोरी और लिंक्ड मेमोरी में क्या फ़र्क है? कंसेक्टिव मेमोरी ये है कि अगर हमने जो है एरे की लिस्ट की वैल्यूज़ को स्टोर करवाना है और पहली लिस्ट की वैल्यू 100 वाली लोकेशन पे मेमोरी के स्टोर होती है, तो नेक्स्ट वाली 101 पे ही स्टोर होगी, उससे नेक्स्ट वाली 102 पे ही होगी। ये कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशंस हैं। लेकिन लिंक्ड मेमोरी के थ्रू हमारे पास क्या होता है, हमारे पास मेमोरी की लोकेशंस कंसेक्टिव तो नहीं होती लेकिन लिंक्ड होती हैं। लाइक मेमोरी के अंदर आपके लिस्ट का पहला एलिमेंट 101 पे है, लेकिन दूसरा एलिमेंट किसी 107 पे है, तीसरा एलिमेंट किसी 109 पे है, ठीक है, चौथा एलिमेंट किसी 100 पे है, यानी 1000 पे है, ठीक है, आपके पास या 100 पे है, यानी कहीं पे भी आपके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन उनको हमें क्या करना पड़ता है, उनको हमें कंसेक्टिव, उनके लिए मेमोरी नहीं चाहिए, बल्कि हमें मेमोरी में, रैम में जहाँ पे भी स्पेस मिलती है हम स्पेस लेके वहाँ पे अपनी लिस्ट के एलिमेंट्स को रखवाते हैं। लेकिन उसके ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए हमें उस लिस्ट के एलिमेंट्स को आपस में ज्वाइन या फिर कनेक्ट करना पड़ता है, और उस कनेक्शन को हम क्या कहते हैं, मेमोरी की लिंकिंग। ठीक है, जैसे कि ये बता रहे हैं कि वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर नॉट एलोकेटेड कंसेक्टिवली इन मेमोरी। ठीक है, लिंक्ड मेमोरी में अगर एरे लिस्ट के कंसेक्टिव मेमोरी की बात करें तो वेरियस सेल्स ऑफ मेमोरी आर एलोकेटेड कंसेक्टिव मेमोरी। ठीक है, इसी तरह नॉट इनफ टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, एरे इज़ नॉट इनफ टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, बट लिंक्ड मेमोरी बेसिकली नॉट इनफ स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट का मतलब ये है कि एरे के साथ हमने एरे के साइज़ के ऊपर हमारे पास लिमिटेशन आ रही थी, जबकि लिंक्ड मेमोरी के साइज़ के ऊपर हमारे पास कोई जो है लिमिटेशन नहीं आ रही, और साथ ही साथ यहाँ पे हमें मेमोरी की अवेलेबिलिटी का कोई इशू नहीं है। एरे लिस्ट के अंदर हमें कंसेक्टिव मेमोरी मिलती थी तो डाटा स्टोर होता था, यहाँ पे हमें कोई भी ज़रूरी नहीं कि कंसेक्टिव मेमोरी मिले, बल्कि कहीं पे भी मेमोरी मिले तो हम डाटा स्टोर कर सकते हैं। इसलिए नॉट इनफ टू स्टोर द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, ऐसा कभी भी नहीं होगा। हमारे पास हमेशा मेमोरी अवेलेबल होगी, हम उस मेमोरी को कनेक्ट करके तो एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं इन आइडियल केसेस। बेसिकली विद एरेज द सेकंड एलिमेंट वाज राइट नेक्स्ट टू द फर्स्ट, लेकिन अब हर फर्स्ट एलिमेंट एक्सप्लिसिटली बताएगा कि मुझसे नेक्स्ट कौन सा है। एरे लिस्ट के अंदर तो कंफर्म था ना कि पहला एलिमेंट अगर एरे इंडेक्स 1 पे है तो दूसरा एरे इंडेक्स 2 पे होगा, तीसरा 3 पे होगा, चौथा चौथे पे होगा। लेकिन लिंक्ड मेमोरी के अंदर हमारे पास कंफर्म नहीं कि हमें लिस्ट में जो पहला एलिमेंट नज़र आ रहा है वो उससे नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट, हम ये नहीं जान सकते इंडेक्स नंबर की वजह से, बल्कि इसमें हर एलिमेंट को खुद एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि मुझसे आगे कौन सा एलिमेंट स्टोर है। डू दिस बाय होल्डिंग द मेमोरी एड्रेस ऑफ द सेकंड एलिमेंट। इसके लिए फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट का मेमोरी का एड्रेस पता होना चाहिए ताकि वो उस जो है मेमोरी लोकेशन तक एक्सेस कर सके। अगर हम अपनी लिंक लिस्ट की एक शक्ल देखें कि वो देखने मेमोरी में, तो उसको भी हम देखते हैं। उससे पहले हम लिंक लिस्ट के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक स्ट्रक्चर नोड का बनाएंगे, जिसके दो डाटा मेंबर्स हम बनाएंगे, एक ऑब्जेक्ट और एक नेक्स्ट। बेसिकली नोड एक न्यू डाटा टाइप हम क्रिएट करेंगे लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जिसमें नोड के अंदर दो चीज़ें होंगी। हर नोड एक वैल्यू कंटेन करेगी और अपने से नेक्स्ट वैल्यू का एड्रेस कंटेन करेगी, क्योंकि अभी अभी हमने बात की कि एरे लिस्ट के अंदर तो हर नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नेक्स्ट इंडेक्स पे मिल जाती है, जबकि लिंक्ड मेमोरी में तो कंसेक्टिव मेमोरी है ही नहीं, मेमोरी लिंक है, एक साथ तो है ही नहीं। तो फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे, उससे अगले एलिमेंट पहुंचने के लिए हम हर एलिमेंट के साथ उसकी वैल्यू और उससे नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करवाते हैं। और उसके लिए हम एक नई, अब ऐसी कोई डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास जिसके अंदर हम इंटीजर वैल्यू भी, फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट इंटीजर्स की है तो हमारे पास C++ में ऐसी कोई भी डाटा टाइप एग्जिस्ट नहीं करती जिसमें हम एक इंटीजर वैल्यू और एक एड्रेस वैल्यू जो है, जो कि हेक्साडेसिमल नंबर होता है, हेक्साडेसिमल डिजिट होता है, उसको हम जो है ना एक ही डाटा टाइप के अंदर हम दोनों वैल्यूज को नहीं रख सकते। इसलिए हमें एक नई डाटा टाइप डिक्लेयर करनी पड़ती है, और उस डाटा टाइप का नाम हमने क्या रखा है, नोड रखा है। नोड के दो डाटा मेंबर्स हैं, एक है जी एलिमेंट और दूसरा है उसके अंदर नेक्स्ट।
एलिमेंट जो है वो वैल्यू स्टोर करवाएगा उस नोड की अंदर क्या डाटा है, और नोड नेक्स्ट बताएगा कि इस नोड से आगे कौन सी नोड है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट फील्ड विल होल्ड द एक्चुअल लिस्ट एंड द नेक्स्ट फील्ड विल होल्ड द स्टार्टिंग लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट नोड, चेंज द नोड्स टुगेदर टू फॉर्म अ लिंक लिस्ट। और हम इन नोड्स को आपस में एक्चुअली हर नोड के अंदर हम नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करवा के उसे नेक्स्ट एलिमेंट का स्टोर करवा के लिस्ट को एक चेन की फॉर्म में बाइंड कर देते हैं। जो है पिक्चर लिस्ट की कुछ इस तरह से है। पिक्चर ऑफ लिस्ट स्टोर एज अ लिंक लिस्ट के तौर पे वो कुछ इस तरह से स्टोर करती है कि देखें हर आप बॉक्स के अंदर आपको एक वैल्यू नज़र आ रही है, एक पोर्शन, और दूसरा लाइन लगा के हमने सेपरेट करके उसके पोर्शन को हमने एड्रेस उसके लिए रखा है। 2 के पास किसका एड्रेस है, उससे नेक्स्ट 6 का, 6 के पास एड्रेस है 8 का, 8 के पास एड्रेस है 7 का, 7 के पास एड्रेस है 1 का, और 1 से आगे चूँकि कोई वैल्यू नहीं इसलिए 1 के पास एड्रेस पोर्शन में नल रखा हुआ है, यानी कुछ भी नहीं रखा हुआ। इस लिस्ट का अगर हम देखें तो इसका साइज इस वक्त 5 है क्योंकि इसके अंदर 5 वैल्यूज़ हैं। इस लिस्ट के का पहला एलिमेंट क्या कहलाता है, वो हेड एलिमेंट कहलाता है क्योंकि वो लिस्ट का स्टार्ट है, और इसका लिस्ट के अंदर वो एलिमेंट जहाँ पे हम करंट अपना काम कर रहे हैं उस एलिमेंट का नाम हम रखते हैं जी करंट रखते हैं। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा प्रीवियस हमारा जब हमने एरे लिस्ट बनाई थी तो वहाँ पे करंट हमारे पास क्या था, एक इंटीजर वेरिएबल था। यहाँ पे करंट एक पॉइंटर होगा। ठीक है, पॉइंटर होगा मींस पहले करंट एक इंडेक्स नंबर स्टोर करता था, अब करंट जो है एक मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। इसी तरह हेड भी यहाँ पे एक पॉइंटर है जो कि एक मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा, लेकिन साइज़ अगेन एक इंटीजर वैल्यू ही है, इंटीजर वेरिएबल ही है जो कि लिस्ट के साइज़ को अपने पास। सम फीचर्स ऑफ द लिस्ट जो कि हमने नोट करना है, नीड अ हेड टू point to the first node of the list, otherwise we won't know where the start of the list is। जब हम एरे बनाते हैं, एरे लिस्ट बनाते हैं, तब तो ऑब्वियस है ना एरे का फर्स्ट इंडेक्स ही लिस्ट का स्टार्ट है, क्योंकि वो कंजक्टिव मेमोरी मिलनी होती है और उसमें सबसे पहले जो मेमोरी मिली है सबसे ऊपर मिली है वही आपके पास एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट का स्टार्ट है। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं लिंक लिस्ट की, तो लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई भी जो है ऐसा हमने एरे डिक्लेयर नहीं की जिसके नाम से हम उसके स्टार्टिंग इंडेक्स पे पहुंच जाएं, बल्कि हमने यहाँ पर मेमोरी को लिंक किया हुआ है। तो फिर मेमोरी की लिंकिंग में ऑर्डर वाइज हमारे पास लिस्ट में मेमोरी की लिंकिंग करते हुए ऑर्डर वाइज लिस्ट में जो एलिमेंट सबसे पहले है उसको उसके ऊपर हमने निशानी लगानी होती है कि वो हेड एलिमेंट है, सो दैट हम लिस्ट के स्टार्ट को गुम ना होने दें। भी यहाँ पे एक पॉइंटर है, हेड भी यहाँ पे एक पॉइंटर है जो कि स्टोर क्या करता है, एड्रेस स्टोर करता है उस वैल्यू का जहाँ पे करंट field in the last node points to the thing we will place now because there is no element next to the list। ठीक है, अगर हम एक पिक्चर देखें लिस्ट की तो मेमोरी में कुछ इस तरह से लिंक लिस्ट हमें नज़र आती है कि फॉर एग्जांपल लिस्ट के एलिमेंट्स हैं 2 6 8 7 और 1। इसको मेमोरी में कहाँ पे जगह मिलती है, जहाँ पे भी मेमोरी फ्री होगी 2 के लिए उसे रखवा दिया जाएगा। फिर लेटर हमने 6 को रखवाना है तो हमने देखा, हमने ढूंढा, हमारे पास 1051 वाली मेमोरी लोकेशन खाली थी, वहाँ पर रखवा दिया। फिर हमने 8 के लिए जगह देखी, फिर हमने 7 के लिए, 1 के लिए, यानी जिस जैसे जैसे एलिमेंट्स डिक्लेयर होते जाते हैं वैसे वैसे मेमोरी में रैम में उनको एक एक लोकेशन असाइन कर दी जाती है और हर लोकेशन को दूसरी लोकेशन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, और एक जो है लोकेशन को करंट लोकेशन का नाम दे दिया जाता है और किसी एक लोकेशन को हेड लोकेशन का नाम दे दिया जाता है। फॉर एग्जांपल 2 यहाँ पे हमारे पास करंट लोकेशन है, उसको करंट पॉइंटर असाइन, उसका एड्रेस करंट पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं, और 2 हमारे पास हेड है यहाँ पे, तो 2 का हम एड्रेस हेड वाले पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं, और जो है 8 हमारे पास करंट है तो 8 का एड्रेस हम करंट वाले पॉइंटर में स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरह से इसकी लिंकिंग बनती है। देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि 2 के बाद 8 है, तो 2 को हम लिंक कर देते हैं 8 के साथ, 2 को हम लिंक कर देंगे बेसिकली। चलें, ये तो उन्होंने लिंकिंग किसी भी तरह से बताई है। बहरहाल हम क्या करेंगे, हम 2 को 6 से, 6 को 8 से, 8 को 7 से और 7 को 1 से हम लिंक कर देंगे। ठीक है, और इस लिंकिंग के साथ ये देखें जी हमारे पास ये जिस तरह हम लिंकिंग करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट्स आपस में ज्वाइन होते जाएंगे। ठीक है, और जब ये सारे के सारे हर लिस्ट के एलिमेंट को नेक्स्ट एलिमेंट का एड्रेस पता चल जाएगा तो तब हमारे पास एक हमारे पास एक लिस्ट बन जाएगी, और ये लिस्ट अब एरे लिस्ट नहीं बल्कि लिंक लिस्ट कहलाएगी, क्योंकि इसमें हमने कंजेक्टिव मेमोरी लोकेशन एरे की तरह एलोकेट नहीं करवाई, बल्कि हमने जो है
मेमोरी लोकेशंस कहीं पे भी स्टोर करवा के डाटा को उन मेमोरी लोकेशंस को आपस में ज्वाइन करती है, कनेक्ट करती है। दैट इज़ बेसिकली द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट, जिसके अंदर हम मेमोरी लोकेशंस को एक दूसरे के साथ लिंक कर देते हैं। और लिंक करते कैसे हैं उसका भी तरीका देख लिया कि हम लिस्ट के हर एलिमेंट को नोड की शक्ल में स्टोर करते हैं, और नोड के अंदर हम दो वैल्यू स्टोर करवाते हैं। एक तो वो डाटा, वो एलिमेंट, वो नंबर जो हमने लिस्ट के अंदर स्टोर करवाना है, और दूसरा उस स्पेसिफिक एलिमेंट से नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट होगा उसका एड्रेस हम स्टोर करवाते हैं किसके अंदर, नोड के अंदर। और ये हमारे पास क्या कहलाती है, ये हमारे पास कहलाती है हमारी लिंक लिस्ट। ठीक है जी, इसको यहीं तक रखते हैं। हमने लिस्ट को देखा, लिस्ट को रिवाइज किया, लिस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म ऑफ डाटा, उसको हमने एरे के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन देखी। एरे के थ्रू हम किस तरह से कंसेप्टिव मेमोरी एलोकेट करवा के तो एरे की मल्टीपल इंडेक्सेस पे अपनी एरे की लिस्ट की वैल्यूज़ रखवाते हैं, और फिर हम उसमें किस तरह से ऐड, रिमूव, फाइंड एंड मल्टीपल एक्शंस परफॉर्म करते हैं, और उनमें से कौन से हमारे पास टाइम टेकिंग फंक्शंस या फिर जो कि वेरिएबल टाइम लेने वाले फंक्शंस हैं, और उनके वो वर्स्ट केस हैं, बेस्ट एंड जो है वर्स्ट केस के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हमने उन सारे उसके एरे लिस्ट का पूरा हमने एक एनालिसिस देखा। जब हमें एनालिसिस में हमें उसको काफ़ी सारे ड्रॉबैक्स नज़र आए, तो फिर हमने एक नया सोल्यूशन सोचा कि क्यों ना हम लिस्ट के अंदर लिस्ट की वैल्यूज़ को स्टोर करने के लिए हम कंसेप्टिव मेमोरी के बजाय लिंक्ड मेमोरी यूज़ करें। और जब लिंक्ड मेमोरी का कॉन्सेप्ट आया तो उससे जो हमारे पास लिस्ट के एलिमेंट स्टोर हुए उनको हमने आपस में लिंक कर दिया, जोड़ दिया, और हमारे पास जो लिस्ट बनी वो क्या कहलाई, वो लिंक लिस्ट बनाई। और जोड़ा हमने किस तरह से, हमने हर एरे की हर लिस्ट के एलिमेंट को उससे नेक्स्ट वाले एलिमेंट का एड्रेस बता दिया, और साथ ही साथ लिस्ट का स्टार्ट याद रखने के लिए हमने हेड का एक पॉइंटर बनाया, और लिस्ट के अंदर हमने किसी भी स्पेसिफिक लोकेशन पे जहाँ पे हम मैनिपुलेशन करना चाह रहे हैं वहाँ पे हमने करंट को रखा, और करंट के अंदर भी हमने यहाँ पे क्या रखा, उस लोकेशन का एड्रेस जहाँ पे करंटली काम हो रहा है। ठीक है जी, अब लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन हम लिंक्ड मेमोरी के थ्रू कल देखेंगे। अभी हम लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन एरे के थ्रू कैसे होती है हमने वो देखी है। ओके जी, आज के लिए इतना ही लेक्चर, बाकी इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लिंक लिस्ट की इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। ओके, चलो हाफिज़।